Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस रैली में 1.25 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। वहीं इस रैली को उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। पीएम की विजय संकल्प रैली के लिए परेड ग्राउंड में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी रैली से पहले 15,728 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 2,573 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 7 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल पीएम मोदी की इस रैली को आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी शनिवार को आज दिल्ली से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री धामी और अन्य नेता उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,600 करोड़ की लागत से बनने वाली दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का भी शिलान्यास करेंगे। वह 120 मेगावाट व्यास की जल विद्युत परियोजना शुरू की जाने वाली योजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर तटीय राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से ही ओडिशा के तटीय इलाकों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही यहां तेज हवाएं चल रही है, साथ ही हल्की बारिश शुरू हो गई है। वहीं बचाव दल ने समुद्र के आसपास के इलाकों को खाली करा लिया है। चक्रवाती तूफान जवाद के आज तटीय इलाकों से टकराने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना ये साइक्लोन जवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कई तटवर्ती इलाकों से टकरा सकता है। तूफान पहले आंध्र प्रदेश में पहुंचेगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इस बीच राज्य सरकार ने तीनों जिलों से 54,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। तूफान को देखते हुए तटीय राज्यों में तट रक्षक बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 टीमों को तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूलों और सामुदायिक हॉल में 197 राहत शिविर स्थापित किए हैं। ओडिशा में साइक्लोन को देखते हुए 19 जिलों में स्कूल और जन शिक्षा विभाग से संबंधित सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। चक्रवाती तूफान जवाद की गंभीरता के बारे में अमरावती के मौसम विभाग के निदेशक स्टेला सैमुअल ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर पूर्व की ओर फिर से और उड़ीसा तट के साथ आगे बढ़ने की उसकी आशंका है। साथ ही निरंतर हवा की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। इसके अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाने की संभावना है। तेज हवा की वजह से पेड़ और बिजली के खंभे की भी उखड़ने की आशंका है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जारी रेड अलर्ट के कारण 5 दिसंबर को होने वाली परीक्षा यूजीसी नेट दिसंबर साल 2020 और जून 2021 को दोनों राज्यों में पुनर्निर्धारित किया गया है। इसके लिए एक संशोधित डेटा शीट बाद में अपलोड किया जाएगा। जवाद तूफान का मध्य प्रदेश में भी असर दिखने को मिला है और मध्य प्रदेश में रविवार से तापमान गिरने के साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना है। रीवा, छिंदवाड़ा, पन्ना, बैतूल और झाबुआ में बारिश के आसार है। वहीं उज्जैन, नीमच, मंदसौर समेत ग्वालियर में बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी रायपुर में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है। जवाद तूफान का असर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। तूफान के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार है। वहीं प्रदेश की हवा में नमी बढ़ने से ठंड और बढ़ेगी, साथ ही तापमान में गिरावट आएगी। सुकमा और जशपुर में तूफान के चलते बादल छाए रहे। जवाद तूफान का असर रेल सेवा में भी पड़ रहा है। तूफान के चलते ओडिशा रूट की भोपाल से गुजरने वाली 2 ट्रेन निरस्त की गई हैं। विशाखापट्टनम, अमृतसर और पुरी वलसाड़ एक्सप्रेस को रद्द किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तोमर ने कहा कि एमएसपी जारी थी और आने वाले दिनों में भी ये जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने एमएसपी पर विचार करने और उसे प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बना दी है। वो कमेटी आगे विचार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रविवार को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री जयपुर में जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह राज्य में बीजेपी नेताओं के बीच बढ़ रही खींचतान पर लगाम लगाने के लिए आ रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और अन्य नेताओं के बीच मतभेद की खबरें आ चुकी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को प्रमोट किया गया है। वो जल्द ही आईएमएफ की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने जा रही हैं। वो इस पद पर जेफरी ओकामोटो की जगह लेंगी। गोपीनाथ ने आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में 3 साल काम किया है। आज नौसेना दिवस है। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना नेवी डे मनाती है। नेवी डे 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची पर हमला किया था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्राइडेंट था। यह ऑपरेशन 4 दिसंबर को ही शुरू हुआ था, इसलिए भारतीय नौसेना इस मिशन की कामयाबी को नेवी डे के रूप में मनाती है। बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वो आज से 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 5 दिसंबर को बिलासपुर के संविधान गौरव अभियान की संगोष्ठी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ में पुलिस जवानों के लिए आवास आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्ती दिखाई है। सीएम भूपेश बघेल ने गंभीरता और पारदर्शिता के साथ आवास आवंटन के लिए डीजीपी को निर्देश दिए हैं। वहीं आईजी और एसपी को सीएम ने समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। भिंड जिले में विकास कार्यों के बजट में गबन का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में दायर याचिका के मुताबिक तालाब रोड के लिए आवंटित राशि में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में मामला जाने के बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहली बार शिवपुरी आगमन पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। सिंधिया के रोड शो को भव्यता देने के लिए पूरे शहर को बैनर और पोस्टर से सजाया गया है। नजदीकी नेताओं ने बाजार में पीले चावल देकर सिंधिया के रोड शो में लोगों को आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक होगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के मुताबिक 2 दिसंबर तक करीब 750 प्रश्न लग चुके हैं। प्रश्नों की संख्या आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ के 15 निकायों के लिए 1666 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा है। भिलाई नगर निगम में 439, बीरगांव नगर निगम में 209, चरौदा नगर निगम में 170, रिसाली नगर निगम में 214 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज चौथा दिन है। प्रदेश में अब तक करीब 4.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है और किसानों को 821 करोड़ 50 लाख से अधिक राशि का भुगतान भी हो चुका है। वहीं तीसरे दिन राजनांदगांव में सबसे ज्यादा धान खरीदी की गई। राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सम्मानित हुआ है। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए किए गए कामों को लेकर छत्तीसगढ़ को ये सम्मान मिला। इसके लिए प्रदेश को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति के हाथों मंत्री अनिला भेड़िया ने यह अवार्ड लिया। ओमिक्रॉन को लेकर जबलपुर में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने कर्नाटक से जबलपुर आने वाली ट्रेनों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ ने कर्नाटक से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए प्लेटफॉर्म पर ही टीम तैनात कर दी है। कवर्धा के प्रभारी सचिव आर प्रसन्ना ने सुदूर क्षेत्र रेंगा खारखला में धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया और सुचारू रूप से धान खरीदी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आर प्रसन्ना ने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पहुंचकर चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया। कांग्रेस लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रही है। ग्वालियर में भी अभियान की शुरुआत शुक्रवार से हुई है। नेता कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचे और कांग्रेस की तरफ से लोगों को अभियान से जोड़ने के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया गया है। कटनी जिले की सैकड़ों आशा उषा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय गेट पर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि महामारी से कोरोना के दौरान किए गए काम के लिए आशा और उषा कार्यकर्ता को 1000 रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी, लेकिन अक्टूबर तक का उन्हें भुगतान नहीं किया गया। दतिया मंडी परिसर में किसान खाद लेने के लिए लगातार लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही, जिसके बाद नाराज किसानों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि प्रशासन के पास खाद उपलब्ध होने के बाद भी उन्हें खाद नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते बोवनी में वो पिछड़ रहे हैं। शिकायत के बाद कलेक्टर ने कृषि अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। कोरबा में गृह निर्माण मंडल के संभागीय कार्यालय को उर्गा में स्थानांतरित किए जाने से लोगों को परेशानी हो रही है। दफ्तर बीते 20 साल से निहारिका में संचालित हो रहा था, लेकिन अब लोगों को काम के लिए उर्गा पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कई लोगों के घरों का निर्माण अधर में लटका है। रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 8वां दिन है। हड़ताल की वजह से अस्पताल में भी काफी जो सुविधाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। वहीं मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स नीट पीजी की काउंसलिंग नहीं होने से नाराज हैं। इंदौर में भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आज 5वें दिन ओपीडी के बाद रूटीन सेवाएं भी बंद कर दी गई। जूनियर डॉक्टर्स एमवाई अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द से जल्द कराई जाए। लोरमी के साले घूरी गांव में एक तेज रफ्तार यात्री बस और मिनी ट्रक गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार 8 यात्री और मिनी ट्रक में सवार 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने बस में आग लगा दी। बस के ड्राइवर और कंडक्टर का घटना के बाद से कोई पता नहीं है। बैतूल जिले में सड़क किनारे से जा रही बारातियों को तेज रफ्तार यात्री बस ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में एक बाराती की मौत हो गई, 5 बाराती घायल हो गए हैं। घटना बैतूल कोतवाली क्षेत्र के मोड़ी गांव की है, जहां शुक्रवार रात तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान रोड़ा गांव में बाराती मोड़ी गांव जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। कवर्धा के रिहायशी इलाकों में एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में 3 युवक घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीकमगढ़ में स्कॉर्पियो और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना देहात थाना इलाके के टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुटी।
बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारियों ने निगम की टीम के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने व्यापारियों समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया है। नरसिंहपुर के करेर रेलवे स्टेशन में गले से चेन खींचने पहुंचे चोर की महिला ने जमकर पिटाई कर दी। ट्रेन का इंतजार कर रही महिला की चेन आरोपी ने खींचने की कोशिश की तो महिला ने उल्टा आरोपी को ही पकड़ लिया और जीआरपी चौकी ले जाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सूरजपुर में एक ज्वेलरी शॉप से 90,000 के गहने चोरी हो गए। दुकान में ग्राहक बनकर आई 2 महिलाएं सोना चांदी खरीदने के नाम पर जेवर लेकर फरार हो गई। शॉप के मालिक ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के डेलवाडी में चोरों ने एटीएम से चोरी करने की कोशिश की। चोरों ने एटीएम मशीन में तोड़फोड़ की। आसपास के लोगों ने एटीएम में तोड़फोड़ की सूचना कटघोरा पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने एटीएम कंपनी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया और चोरी की घटना की जानकारी दी। कोरबा में पुलिस ने शराब तस्करी करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से 25 लीटर महुआ की शराब भी जब्त की गई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। आरोपी घोषित गुंडा है जो डीजल चोरी गिरोह में भी शामिल है। सिवनी के बरघाट थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बालाघाट सिवनी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिन्हें पुलिस और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी, तब जाकर मामला शांत हुआ। बालाघाट में सर्व समाज के लोगों ने तहसीलदार कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। अनेकों समाज के लोग विधायक जायसवाल के समर्थन में आए। लोगों का कहना है कि विधायक ने किसी समाज के खिलाफ कोई विवादित बयान नहीं दिया है। प्रदीप जायसवाल की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। नगरनार, जगदलपुर, कुम्हरावन और सेमरा क्षेत्र में 2 वाहनों में रेत और 2 वाहनों में चूना पत्थर के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की गई है। खनिज विभाग के जांच दल द्वारा बस्तर जिले में खनिज पदार्थों के अवैध परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अलीराजपुर के जोबट में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगाने वालों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। जोबट तहसीलदार और नगर परिषद सीएमओ ने मुख्य बाजार की दुकानों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सील कर दिया है। 26 नक्सलियों के मारे जाने के विरोध में नक्सलियों ने बालाघाट में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों ने बालाघाट में सड़क निर्माण में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया। कोरका नरपी के बीच चल रहे सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों में आग लगाकर नक्सलियों ने विरोध जताया। सुकमा के किस्टाराम इलाके में जवानों ने एक हिरण के बच्चे का शिकार होने से उसे बचाया और उसे अपने साथ कैंप ले गए। काफी दिनों तक कैंप में ही रहने की वजह से अब जवानों के साथ हिरण की गहरी दोस्ती हो गई है और वो जंगल जाने के लिए अब तैयार नहीं है। सरगुजा संभाग में मौसम में बदलाव के साथ ठंड बढ़ गई है। अंबिकापुर में घने कोहरे के साथ ही पूरा सरगुजा संभाग कोहरे से ढक गया है। अंबिकापुर शहर में पारा 10 डिग्री तक गिरा है तो वहीं मैनपाट में 9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। घने कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी भी कम रही। पेंड्रा से अमरकंटक और अनूपपुर जाने वाले सभी मार्गों में आज कोहरा छाया रहा। पिछले दिनों की तुलना में आज पारे में 3 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ न्यूनतम तापमान भले ही 12 डिग्री दर्ज किया गया हो, लेकिन शीतलहर के कारण दिन में भी ठंड लग रही है। भिलाई गांव में युवकों को रेशम विभाग की नर्सरी के पास पेंगुलिन मिला है। ये गांव जांजगीर चांपा के बलौदा में है। पेंगुलिन मिलने की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। वन विभाग के अधिकारियों के नहीं पहुंचने तक गांव में पेंगुलिन को सुरक्षित रखा गया। मणिपुर में पहाड़ों पर जमी बर्फ हटाने के दौरान आगर मालवा जिले के दीवानखेड़ी गांव के जवान बनवारी लाल राठौर शहीद हो गए। शाम तक शहीद का शव उनके पैतृक गांव पहुंचने के लिए मणिपुर प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल सोयत थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार शहीद के गांव पहुंच चुके हैं। घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एजाज पटेल ने 10 विकेट लिए। एजाज पटेल ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। पटेल ने भारत के खिलाफ एक इनिंग में 10 विकेट झटके। इसी से पटेल ने भारतीय गेंदबाज कुंबले की बराबरी कर ली। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने यूपी के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर आराध्य का आशीर्वाद लिया। माना जा रहा है कि कंगना पहली बार ब्रिज क्षेत्र में आई हैं। सुरक्षा घेरे के बीच कंगना रनौत को मंदिर परिसर में ले जाया गया, जिसके बाद कंगना ने श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने कहा है कि कुछ देशों की तरफ से सीमा बंद करने के उपाय को अपनाया जाना कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए समय दे सकता है, लेकिन वैश्विक महामारी से लड़ने की नींव डेल्टा से निपटने के लिए किए गए उपाय और उससे प्राप्त अनुभवों द्वारा रखी जानी चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच भारत में भी बूस्टर डोज लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इंडियन SARS-CoV-2 जेनेटिक कंसोर्शियम ने साइंटिस्ट ने 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर डोज की सिफारिश की है। कंसोर्शियम ने अपनी बुलेटिन में कहा है कि इसमें फोकस उन पर रखा जाए जिन्हें खतरा ज्यादा है।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। इसी बीच ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 75 और मामलों की पुष्टि हुई है। इन नए मामलों के साथ ही इंग्लैंड में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 104 मामले हो गए हैं। इंग्लैंड सरकार ने इसकी पुष्टि की है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 51 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,58,000 को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 88 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 10 लाख को पार कर गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 126 करोड़ 57 लाख को पार कर गया है, जिसमें 79 करोड़ 76 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 40 करोड़ 81 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 92 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 63 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर उन सभी से सतर्क रहने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने और ज्यादा कड़ाई से जांच करने के लिए कहा गया है। 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंदौर में टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। अभी तक यहां 90% आबादी को दूसरा डोज लग चुका है। वहीं करीब 2,95,000 लोगों को दूसरा डोज लगना अभी बाकी है, जिसके लिए वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 28 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा 7 मरीज दुर्ग, 3 मरीज रायपुर में मिले हैं। 6 जिलों में 2 और 6 जिलों में 1-1 मरीजों की पहचान हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 321 हो गई है। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 38 देशों में पहुंच गया है। हालांकि इससे अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है। इस बात की जानकारी WHO ने दी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 30 लाख तक पहुंच गई है। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने टीका नहीं लगवाने वाले लोगों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बिना टीके वाले लोग अब सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा पाएंगे, यहां तक कि जरूरी सामान की खरीदी भी नहीं कर पाएंगे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कनाडा में अब तक ओमिक्रॉन के 15 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि उसके यहां भी ओमिक्रॉन के 12 मामले सामने आए हैं और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका में बच्चों में भी कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान ये चिंता की बात है। 5 साल से कम उम्र के ज्यादातर बच्चे कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अफ्रीका में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। चीन और अमेरिका के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आगामी लोकतंत्र शिखर वार्ता को लेकर टकराव चल रहा है, जिसे चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी उसके अधिकारवादी तरीकों को चुनौती के तौर पर देखती है। चीन के उप विदेश मंत्री ली यूचेंग ने इसे लोकतंत्र के विरुद्ध बताया है। चीन ने सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका में अपनी ऊर्जा परियोजना को रोक दी है। चीन ने भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में एक ऊर्जा परियोजना रोक दी है और इस फैसले के बारे में श्रीलंका स्थित चीनी दूतावास ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ बलूचिस्तान में 19 दिन से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में अब बलूचिस्तान में चीन की बियर और वाइन फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया है, साथ ही शराब की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के मुख्य द्वार के बाहर बंदूक के साथ दिखे गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी की पहचान उजागर नहीं की गई है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। बता दें कि कल शुक्रवार को कई घंटों तक मुख्यालय को बंद कर दिया गया था। तालिबान ने शुक्रवार को अपने सर्वोच्च नेता के नाम पर फरमान जारी किया, जिसमें अफगान के सभी मंत्रालयों को महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। लेकिन जारी निर्देश पर उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। भारत के दौरे पर आए यूरोपीय संघ के विशेष दूत टॉमस ने अफगानिस्तान को लेकर कहा है कि सिर्फ भारत ही आतंकवाद के लिए चिंतित नहीं है। ये उन मुद्दों में से एक है जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए काबुल में तालिबान की ओर से नियुक्त अंतरिम सरकार की प्रतिबद्धता है। इराक के उत्तरी इलाके में एक गांव पर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में 3 ग्रामीणों और 10 कुर्द सैनिकों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। इराक के स्वात कुर्द क्षेत्र के अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। ये हमला मखमौर क्षेत्र में हुआ है। पाकिस्तान के सियालकोट में शुक्रवार को एक फैक्ट्री के मजदूरों ने अपनी ही मैनेजर को बीच सड़क पर जिंदा जला दिया। मैनेजर श्रीलंकाई नागरिक था, जिसका नाम प्रियांथा कुमारा बताया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रियांथा पर एक धर्म विशेष की निंदा करने का आरोप था। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि कोरोना से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भारत और अमेरिका के संबंधों में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं।
संधू ने इंडिया यूएस फोरम के 5वें संस्करण के दौरान कहा कि वैश्विक महामारी से बनी चुनौतियों के बावजूद कई मुकाम हासिल हुए हैं। यमन की राजधानी सना में गुरुवार को 1000 जोड़ों की सामूहिक शादी कराई गई। एक दशक से ज्यादा समय से गृह युद्ध से जूझ रहे देश में ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि बिगड़ती आर्थिक स्थितियों के कारण युवाओं के लिए परिवार शुरू कर पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसी ही शादियां देश में कोरोना से पहले भी कराई जा चुकी हैं। मेंटल हेल्थ और मूड डिसऑर्डर की बढ़ती समस्या से निजात मिलने के आसार मिल गए हैं। अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया जिसमें पाया गया है कि डिप्रेशन का कारण और इलाज का पता लगाने में ब्लड टेस्ट कारगर साबित हुआ है और ब्लड टेस्ट में आरएनए मार्कर की पहचान की जाती है।